मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 और सब्जेक्ट का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स नॉर्मली सब्जेक्ट का नाम होता है, बट केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशली थर्मोडायनामिक्स वो थर्मोडायनामिक्स है जो केमिकल इंजीनियर्स के लिए बनाई गई है। केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट ऑपरेशंस के बारे में सोचते हैं, हम यहाँ पर यूनिट प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो उनकी थर्मोडायनामिक्स थोड़ी सी अलग थर्मोडायनामिक्स है। दो हिस्सों में है, सोल्यूशन थर्मोडायनामिक्स है और एक क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स है। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स वो थर्मोडायनामिक्स है जो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, और हमारी थर्मोडायनामिक्स में साथ में सोल्यूशन थर्मोडायनामिक्स एक्स्ट्रा एडेड है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सब्जेक्ट जब आप पूरा ख़त्म कर दोगे उसके बाद उपयुक्तता की 100% आप क्वेश्चन लगा सकते हो। हमारे जितने सब्जेक्ट हैं, एफएम है, सीआरई है, एमईबी है, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल है, एसटीओ है, सीटी है, मैकेनिकल ऑपरेशन है, इन सब में आपने देखा होगा कि अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिक 100% क्वेश्चन चाहिए 11 हो 400 हो, किसी भी सब्जेक्ट के आप उपयुक्तता सॉल्व कर सकते हो। हमने उनका लेवल इतना ज़्यादा रखा, इतना आसान रखा, जिससे चीज़ों को समझना बहुत ही आसान हो गया, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगे और उपयुक्तता आप खुद से कर लोगे, और हमने अब वो चीज़ें पूरी भी की। 2 सब्जेक्ट अभी ये एमटीओ और थर्मा पूरे हो जा रहे हैं, फिर 10 सब्जेक्ट हमारे ख़त्म हो जाएंगे और इसके बाद हम आपको उपयुक्तता ही पढ़ाएंगे, है ना। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप भैया अपने सभी दोस्तों को बताइए कि शुक्ला सर बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास को ज्वाइन करें। फ़ीस बहुत कम कर दी गई है, ना के बराबर फीस। तो आपसे यही कहेंगे, क्लास को स्टार्ट करिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए, तो आज का टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हम थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे वेरिएबल पढ़ते हैं, सिस्टम को समझते हैं। बस सिस्टम को समझने के 2 तरीके हो सकते हैं। हम सिस्टम को 2 तरीक़ों से देख सकते हैं। हमारी नज़रिया जो है 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक। वो नज़रिया 2 प्रकार से क्या हो सकता है, उसको समझने के लिए हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की। तो हेडिंग डालिएगा, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती हैं, हमें इसको समझना है। देखिए सिंपल से कि हमारे पास कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम का पहले प्रेशर P1 था, अब प्रेशर बढ़ गया है P2 हो गया है, ठीक। तो अगर हमने एक PG लगाया और पता कर लिया कि भाई इसका प्रेशर कितना है, और हमने उसको फर्दर यूज कर लिया किसी भी काम में, तो इस तरीके से हम देखा कि अगर हम सिंपली कहीं पर प्रेशर गेज लगाएं, वुडन ट्यूब गेज लगाएं और प्रेशर पता कर लें, और फिर उस प्रेशर का फर्दर जहाँ यूज करना है, फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम निकालना है किसी गैस का, तो भी कुछ इनर्टिव फार्मूला लगाएं, वहाँ पर P लगाएं, वॉल्यूम पता करना चाहें, नंबर ऑफ मोल हमें पता हो, है ना, टेम्परेचर पता हो। तो हमने एक यहाँ पर टेम्परेचर गेज लगा दिए, यहाँ पर मुझे टेम्परेचर मालूम पड़ गया। तो अगर हम सिंपली इस तरीके से अपना काम करें तो ये अप्रोच हमारी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाती है, ठीक। बट अब हम सोचे करें इसमें प्रेशर बढ़ गया, भाई प्रेशर कैसे बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया होगा इसका मतलब कोई भी गैस सिस्टम होता है बहुत सारे पार्टिकल से मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब हम जो देखें कि भाई इसमें मॉलिक्यूल कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं आपस में टकरा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी जो है किस तरीके से बढ़ रही है, उनका एक्सीलरेशन कैसे बढ़ रहा है, उनका मोमेंट कैसे बढ़ रहा है। रेट ऑफ मोमेंटम जो होता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। तो अगर हम सोचें अच्छा मोमेंटम इतना बढ़ गया है इसलिए ये इतना फोर्स बढ़ा और उसकी वजह से प्रेशर P1 से P2 हो गया, कुछ ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि हम जो P1 से P2 बढ़ने की कहानी है उसको और छोटे स्तर पर जाके देखते हैं, हम लेंस लगा के उसको देखते हैं,
ठीक। जब हम चीज़ों को लेंस लगा के देखते हैं और अंदर क्या चल रहा है उसको देखते हैं, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम उसको ऐसी कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लूइड के पार्टिकल दीवाल्स के जो बाल है इसके पास पार्टिकल हैं, बीच वाले पार्टिकल तेज़ी से भाग रहे हैं, और जो बॉल के पास पार्टिकल है अप्रॉक्स 0 स्पीड है, जिसे बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो फिर हम देखें ध्यान से, अच्छा पार्टिकल यहाँ पे, ओह पार्टिकल को ये कोई रोक रहा है। तो दिस अप्रोच इज का अप्रोच आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो हम हर जगह पर देख सकते हैं कि अगर हम मैटर की स्टडी कर रहे हैं तो दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। या तो हम इसको ओवरऑल मोटा मोटा देखें या फिर उसके कॉज पे जाएं। तो जब हम कॉज पे जाते हैं और स्पेशली जब हम मॉलिक्यूलर लेवल एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, तो दैट इज मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ एनी सब्जेक्ट। चलिए, तो इस टॉपिक में लिखेंगे देखो द प्रॉपर्टीज which are associated with a microscopic system। ब्रैकेट लगाओ, दैट इज, जैसे कि मतलब having number of particle। तो हमारे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और हम उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, टेम्परेचर प्रेशर बात करें, तो इस अप्रोच को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। MA माइक्रो, माइक्रो नहीं मैक्रो, आर known as macroscopic properties of a system। ठीक, मैंने बोला वो सारी प्रॉपर्टी जो हम किस सिस्टम को ओवरऑल कंसीडर करते हैं, और ऐसा सिस्टम जो कि किसी पार्टिकल या मॉलिक्यूल से बना होता है, बट कौन कौन से मॉलिक्यूल से बना है, उनकी वेलोसिटी क्या है, उनका एसेसन क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसी सभी प्रॉपर्टी क्या कहलाती हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कितना है हमने पता कर लिया, क्यों है आई डोंट नो। वॉल्यूम पता कर लिया, टेम्परेचर लगाया और टेम्परेचर पता कर लिया। कंपोजिशन मोटा मोटा पता कर लिया कि भाई 1 किलो है, इसमें आधा किलो पानी है, आधा किलो सॉल्ट। तो अगेन इट इज ए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। कंपोजिशन, सिंपल डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओवरऑल कलर मान लो किसी मटेरियल, ओवरऑल कलर जो ऊपर देख के हम बता पाते हैं, कलर ETC। इसमें देखो कलर,
ETC। और ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो ये सभी प्रॉपर्टी कैसी हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। हमारे पास कोई जार है और इसमें कोई मटेरियल भरा हुआ है ना, तो इसका कोई मास होगा कैपिटल M, इसकी कोई डेंसिटी होगी रो, और इसका कोई वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, फीट क्यूब में। तो सिंपली दी प्रॉपर्टीज आल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। कुछ नोट्स लिख लीजिएगा विनोद, और ध्यान दो। नंबर 1 याद रखिएगा, नोट हमारा जी 100 का नोट नहीं है, 100 का ऐसे कर रहे हो। रेशियो ऑफ द टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द इंटेंसिव। पिछले लेक्चर हमने आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बारे में पढ़ाया था। मैंने बोला वो सारी प्रॉपर्टी जो मास डिपेंडेंट होती हैं, मास बढ़ने पर वो वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि वॉल्यूम, ठीक, जैसे कि मास। तो ऐसी मतलब मटेरियल बढ़ने पर, मैटर बढ़ने पर अगर वो बढ़ती हैं तो इसका मतलब है वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी मास ज़्यादा हो कम हो उस पर डिपेंड नहीं पड़ता, उनको इंटेंसिव कहते हैं, जैसे कि डेंसिटी, जैसे कि टेम्परेचर। मास छोटा लोगे तब भी टेम्परेचर का वही होगा, बड़े होगा मेजर करो तब भी बल्क का तभी वही होगा, इंटेंसिव। तो अगर दो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालें तो वो क्या कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। एग्जाम्पल, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है, और रेशियो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। समझ गए? तो आप ये समझ सकते हो कि भैया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वो इंटेंसिव है, ठीक। तो डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगेन एग्जाम्पल देता हूँ एक, एंथैल्पी। एंथैल्पी अगर मास ज़्यादा है तो टोटल इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मास कम है एनर्जी कम होगी। तो एंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास से डिवाइड कर दो, जितना मास हो उस मटेरियल का, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम उसके टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं तो जी अगर एंथैल्पी है तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक एंथैल्पी, और अगर कैपिटल एच है तो उसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो स्मॉल एच क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप समझ गए कि भैया इसमें लोचा जो है कुछ और है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम डिवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, चलो स्पेसिफिक का लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझ लीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा था स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, तो लिखो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर डिफाइंड एज एनी extensive properties ratio with
रेस्पेक्ट टू मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक, कोई भी प्रॉपर्टी हो, ये वॉल्यूम हो सकता है, ये एंथैल्पी हो सकती है, ये एनर्जी हो सकती है, ये एंट्रोपी हो सकती है। तो अगर किसी भी सिस्टम की कोई प्रॉपर्टी को उसके टोटल मास से डिवाइड कर दें तो अब जो बन के आएगा वो उसी प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक फॉर्म होगा। ठीक, देखो एग्जाम्पल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर हम हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लिखो ऑल अगला सेंटेंस लिखो, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी represents by small letter। Case of respective extensive property। जैसे मैंने आपको बोला था कि कैपिटल एच डिवाइड बाई एम इक्वल टू स्मॉल एच, तो हम इस प्रॉपर्टी को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर एक हम बात करें अगर, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम अपॉन मास। नंबर दो हम बात करें स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी बटे मास। इसमें किससे डिपेंड करते हैं? स्मॉल ई से। ऐसे ही स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी जो कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एच। स्मॉल एच इज स्पेसिफिक एंथैल्पी। चलो अब लिखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 में हमने बताया आपको कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रेशियो करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आपको हमने बताया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में। पॉइंट नंबर 3 में लिखो एडिटिव नेचर ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। The extensive property या properties are additive we can add intensive property। यहाँ लिख लो इंटेंसिव नहीं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? वो एडिटिव होती है, मतलब उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं।
तो ये था आज का लेक्चर। चलते चलते आपको माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो में थोड़ी 2 लाइनें लिखवा देता हूँ और उनको समझ लीजिए। डिफरेंस लिख लीजिए, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। हैंड डालिए। माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। नंबर 1 लिखो, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लिखो क्या होती है। देखो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच deals with the study of a bulk of particle but not the behavior of individual particle। हम पूरे बल्क को देखते हैं, उसका प्रेशर क्या, उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक। ऐसा नहीं किसी एक पार्टिकल को पकड़ लिया, उसके वेलोसिटी चेक कर रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं, उस मोमेंटम कितना है वो चेक कर रहे हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। देखो इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, या फिर इसको एक और वर्ड बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। कोई पूछे ये क्या होता है तो आप बोलोगे क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को हम बोलते हैं स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स। एक जो एक क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। अब नीचे लाइन से अगली लाइन से लिखो यहीं पर कि द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल या पार्टिकल्स स्टडी with microscopic particle it is also known as statistical thermodynamics or microscopic thermodynamics। सिंपल समझो कि अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और मैक्रो को भी हम बोलते हैं, इस मैक्रो दूसरा नाम है क्लासिकल अप्रोच। जो हमारी मैक्रो है उसको हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स तो बोलते हैं, साथ में स्टैटिकल, इसमें एस आ जा रहा है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं,
और माइक्रो वाले को हम स्टैटिकल बोलते हैं। इसमें जो है, इसमें STATICAL स्टैटिकल, STATICAL स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है। जबकि ऊपर है जो मैक्रो वाली है उसमें है स्टैटिस्टिकल, STATICAL। ठीक, अब सिंपल समझो, माइक्रो को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। माइक्रो में हम देखते हैं, और माइक्रो में हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल कितने हैं, कौन कौन से पार्टिकल हैं, उनका कितना फोर्स काम कर रहा है उन पे, उनकी वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, मूवमेंट क्या है, तो सब चीज़ें देखते हैं, तब उससे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक, माइक्रो और मैक्रो याद रखिए। ठीक, मैक्रो को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, इतना याद रखिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार। और आपको बता दें भैया कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में हम कितने प्रकार से इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए कैम गुरु, नॉन टेक के लिए IICA पढ़िए। हम IOCL, DRDO, इसरो, बार्क, ONGC, RCFL, IERL, HPCL सबके लिए पढ़ाते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे हो गए हैं, तो हम आपसे लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूरा सपोर्ट करोगे। और इंडिया से बाहर हमारे कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। हम इंटरनेशनल लेवल के 7 और 8 बुक्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको समझाते हैं, और हमसे पढ़ने के बाद आप वो भी तक पूरा सॉल्व कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।